So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start up a new topic of class 10th assistive book history, chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. तो बच्चों पार्टी आज हम लोग न्यू चैप्टर का मतलब चैप्टर हम लोग न्यू स्टार्ट कर ही दिए, उसके आगे टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोगों ने बहुत सारे इस चैप्टर से क्लियर आउट कर लिए थे कि भाई हम लोगों ने मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया कैसे, उसमें क्या क्या चीजें थी, वो सही चीजें हम लोग ने स्टडी कर ली बिल्कुल अच्छे तरीके से। जस्ट उसके बाद बच्चा हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया भाई, ठीक, पीजेंट्स के बारे में पढ़ लिया, और जो न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, नेशन स्टेट को क्लियर आउट कर लिया बच्चा। तो ये फुल ऑफ फुल चैप्टर इतना हम लोग क्लियर आउट कर चुके हैं। अब उसके आगे के टॉपिक्स हम लोग को पढ़ते हुए चल रहे हैं बच्चा। तो बच्चा प्लीज एक बार फिर मैं स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी टाइप ऑफ का डाउट रेज होगा तो बिना किसी हेसिटेशन के पूछ लेना, ठीक। और भाई 10th है, बहुत ही सीरियस टाइम है आप लोग के लिए, और अगर पहले से पढ़ते हुए चलोगे तो बाद में उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, ठीक। इसलिए पहले से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किए रहो 10th के और पढ़ते रहो, ठीक। आफ्टर दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो हम लोग भाई अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चा, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था उसको थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, समरी पढ़ लेते हैं। मतलब उसका मतलब इन लोग के बारे में, मतलब जो हमारा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि नेपोलियन जी हैं, नेपोलियन बोनापार्टे जी, ठीक। नेपोलियन बोनापार्टे जी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेपोलियनिक कोड, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा, नेपोलियनिक कोड को बच्चा पार्टी हम लोग सिविल कोड के नाम से जानते हैं, 1804, ठीक है। नेपोलियन कौन थे? नेपोलियन बोनापार्टे थे। वो कौन थे? वो एक मिलिट्री लीडर थे। कौन थे बच्चा? वो एक मिलिट्री लीडर थे, ठीक है, ठीक है। तो विद हिज इंट्रोडक्शन, उनके इंट्रोडक्शन के साथ इन फ्रांस डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड। जैसे ही वो इंट्रोडक्शन में, मतलब सॉरी इंट्रोडक्शन कह रही हूँ, जैसे ही वो फ्रांस में पैर रखते हैं ना भाई, अपना वहां पे वो अपना शासन स्टार्ट कर देते हैं और डेमोक्रेसी को पूरी की पूरी तरीके से क्या करते हैं? डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। Within a wide swath of territory that came under the control. अब भाई जितनी भी टेरिटरी थी वो नेपोलियन के कंट्रोल में आ गई। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स। नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए दैट ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। आगे देखो, मेनी बहुत सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी थे नेपोलियन जी के, मतलब नेपोलियन बोनापार्टे जी के। इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड द राइट्स टू प्रॉपर्टी, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, सिंप्लीफाइड कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और फ्यूडल सिस्टम। मतलब कि फ्यूडल सिस्टम मतलब बच्चा क्या होता है? यहाँ पे जमींदारी सिस्टम की बात हो रही है। जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया था भाई? एबॉलिश कर दिया था। फ्रीड करवा दिया था पेजिंग्स को और सर्फडम को, जितने भी मैनोरियल ड्यूज वगैरह थे उन सारे चीजों से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था। ट्रेड और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स आ गए थे और एक कॉमन नेशनल करेंसी को फैसिलिटेट कर दिया गया था। मतलब कि बच्चा क्या किया था इन लोगों ने कि जो अलग अलग देशों में, देश कह रही हूँ सॉरी, अलग अलग स्टेट्स में, मतलब अगर आप ये देखो, ऐसे ये स्टेट हो गया, अगर आप इस स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे कोई अदर करेंसी लगेगी, इस स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे कोई अदर करेंसी लगेगी, यहाँ पे जाओगे तो कोई अदर करेंसी, यहाँ पे कोई अदर करेंसी, यहाँ पे अदर करेंसी। तो ऐसे ट्रेड वगैरह करने में, बिजनेस करने में बहुत सारे दिक्कतें आती थी बिजनेसमैन को, ठीक। तो उन्होंने एक करेंसी को, नेशनल करेंसी को लाके रख दिया, ठीक, कि जिससे कि एक्सचेंज हो, गुड्स का मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो जाए। आगे देखो भाई, इन द एरियाज, जिस भी एरियाज पे उसने कंकर्ड करके रखा था, कंकर्ड मतलब होता है बच्चा कब्जा, जिस भी एरिया पे इन्होंने कब्जा करके रखा था, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। इनिशियली बहुत सारे प्लेसेस पे, जैसे कि होलैंड, स्विट्जरलैंड और कुछ सिटीज वगैरह में भी, जैसे कि ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो, जो फ्रेंच आर्मीज थी वो जो नेपोलियन थे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम कर रही थी। वेलकम इन द सेंस कि वो बोल रहे थे कि भाई ये लिबर्टी के हार्बिंगर आ चुके हैं, अब हम लोग को लिबर्टी, आजादी, फ्रीडम से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब भाई नेपोलियन ने तो बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, लेकिन वो कर्म के पीछे एक मतलब मुखौटा लगा के किया था उन लोगों ने, मतलब था तो वो बुरा आदमी, लेकिन कुछ पॉजिटिव मेजर्स भी किया था उन्होंने। अब देखो भाई, लोग बहुत ही खुश हो गए, जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने न्यू बिजनेसमैन थे, वो बहुत ज्यादा खुश थे इन सारी चीजों से। अब जब नेपोलियन ने अपने असली चेहरा दिखाया, मतलब नेपोलियन की कुछ ड्रॉबैक्स, नेपोलियनिक कोड की बात करें या फिर सिविल कोड,
1804 की बात करें बच्चा, तो इनके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम में लैक कर दिया इन लोगों ने, ठीक, कोई तरीके की पॉलिटिकल फ्रीडम इन्होंने नहीं दी, टैक्सेशन को इंक्रीज करके रख दिया, सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया, और फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे फ्रेंच आर्मीज के अंदर, मतलब जिसका मन ना हो फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन होने का, उसको भी फोर्स किया जाता था कि भाई तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, ये नहीं पता कि कैसे करोगे, तुम्हारा मन है या नहीं, इट डजेंट मैटर, तुमको ज्वाइन करना है, आर्मी तो करना है, बस बात खत्म, ठीक, ये सारी चीज आ गई। अब देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 18 सेंचुरी के मिड में यूरोप जैसा कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, अगर हम लोग मैप देखें उस टाइम का। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड डिवाइड हो गए थे किंगडम्स में, डचेस में, कैंटोन्स में, जिसके रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप जो था वो अंडर था ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर, जिसका जहाँ के मतलब जो वहां के लोग थे वो बहुत ही डाइवर्स थे, ठीक, ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब कि वहां पे राजा महाराजाओं का शासन चलता था, ठीक, they did not see themselves as sharing a culture, sharing a collective identity और common culture। वहां पे बचा वेस्टर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर नहीं करता था, ना ही कॉमन कल्चर को शेयर करते हुए दिखता था। वो सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोक करते थे, ठीक, और वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से भी बिलोंग करते थे, ठीक। अब भाई अगर हैब्सबर्ग एम्पायर किसके कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में था, ठीक है, द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था किसके ऊपर, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, ठीक, सॉरी वो वाला लाइन मैंने गलत बोल दिया बच्चा, कि द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक, वो किसके ऊपर रूल करता था, हैब्सबर्ग एम्पायर बच्चा ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल करता था। आगे देखो, अरिस्टोक्रेसी बच्चा कौन होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं, पैसों से, ठीक, वेल्दी पीपल होते हैं सोसाइटी के, और इनका खुद का स्टेक्स होता है, टाउन हाउसेज होते हैं कंट्री साइड में, सोशली पॉलिटिकली दोनों वे से ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, फैमिलीज इनके कनेक्ट होते हैं मैरिजेस के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोक करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और ये यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, ये कॉमन वे ऑफ लाइफ के द्वारा क्या होता है, यूनाइट हो जाते हैं। आगे देखो, जितने भी पीसेंट्स मतलब कि किसान की बात हो रही है, यहाँ पे फार्मर्स की बात हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा पीसेंट्स कहते हैं पुअर पीसेंट्स ऑफ सोसाइटी माने जाते थे। इनके पास ना ही लैंड होता था, ठीक, मतलब ज्यादा लैंड नहीं होता, तो किसी के पास तो लैंड ही नहीं होता था, लैंडलेस वो होते थे। ये इनकी बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी थी, मतलब इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, और दे वे आर नॉट पावरफुल, ये पावरफुल भी नहीं थे, ना ही सोशली ना ही पॉलिटिकली, ठीक। तो बच्चा हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं भाई, न्यू मिडिल क्लास। अब भाई इन दोनों के बीच एक न्यू एमर्ज होता है क्लास, ठीक, जो कि न्यू मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता है। ये नाइदर बहुत ही पुअर रहते हैं, नाइदर वेरी रिच रहते हैं, मतलब ये मिडिल के रहते हैं, मतलब ना ही ज्यादा पुअर ना ही ज्यादा रिच, एजुकेटेड रहते हैं, और ये कौन रहते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग रहते हैं। नेशनल यूनिटी, ये क्या चाहते हैं, एक नेशन स्टेट क्रिएट हो, नेशनल यूनिटी क्रिएट हो जाए, मतलब लोग वहां पे एक सेम कल्चर से बिलोंग करते हो, सेम ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो, सेम लैंग्वेज बोलते हो, मतलब उनका एथनिक जो पोजिशन हो वो क्या हो, मिलता जुलता हो, मतलब सेम हो, ठीक है, वो अपने कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर को शेयर करे। न्यू इमर्जिंग क्लास मतलब न्यू मिडिल क्लास ये चाहता था, ठीक, आप यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास बोल सकते हो या फिर न्यू एमर्जिंग क्लास, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। आप लोग सोच रहे होगे यार मैम पिछला क्यों रिवाइज करवाती है, भाई करवाना जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा सा मैं बच्चों को करवा देती हूँ कि उन लोग को रिव्यू हो जाए सारी चीजें, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट। तो और मैंने रिवाइज करवा के अच्छा भी किया भाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यार। अब देखो आगे देखो, लिबरल नेशनलिज्म, लिबरलिज्म की बात हो रही है। लिबरल या लिबर मतलब क्या होता है बच्चा, फ्री, ठीक। तो जो टर्म है बच्चा लिबरलिज्म वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड्स रूट्स लाइबर से, जिसका मतलब होता है बच्चा फ्री। जितने भी न्यू मिडिल क्लासेस होते हैं वहां उनके लिए लिबरलिज्म क्या स्टूड करता है, ठीक, उनके लिए लिबरलिज्म की क्या मान्यता रहती है, तो बच्चा वो चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी मिले बिफोर द लॉ। अभी नहीं समझ में आएगा, आगे आप लोग को लिबरलिज्म का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो भाई वो लोग क्या चाहते थे, न्यू मिडिल क्लास के लोग,
एरिस्टोक्रेसी का एंड हो जाए, एरिस्टोक्रेसी रूल का एंड हो जाए, मतलब कि जो लोग मोनार्की सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी इन द सेंस बच्चा मोनार्की सिस्टम का यहाँ पे एंड हो जाए, ठीक है, राजा महाराजाओं का शासन हट जाए, लोगों के पास फ्रीडम हो जाए, लोग अपने लीडर खुद से चूज करें, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, ठीक, गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, मतलब लोग जो कहे वही हो, ठीक, फ्रीडम हो जाए एक इंडिविजुअल को, मतलब सब पर्संस को, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ जाए, एंड हो जाए क्लर्जिकल प्रिविलेजेस का, और कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए, एक संविधान हो जाए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए, ठीक, जिसको कि लोग खुद लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, ठीक है, मतलब फुल और फुल हम लोग के लैंग्वेज में बोला जाता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या बोल रहा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका मतलब नहीं है कि आपको राइट टू वोट का अधिकार मिल जाएगा, सफरेज मतलब होता है बच्चा राइट टू वोट, द राइट टू वोट, ठीक, ओनली पीपल विद प्रॉपर्टी। अब जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिस आदमी के पास, ध्यान रखना मैं लोग की बात रही, मैं आदमी की बात कर रही हूँ, एक मैन की बात कर रही हूँ, तो जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसी के पास अधिकार होगा, राइट होगा वोट करने का। जिस आदमी के पास या फिर जिस मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसको कोई भी अधिकार नहीं होगा वोट देने का। तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। जो भी मैन बिना प्रॉपर्टी के रहते होंगे, जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती होगी, और जो वुमेन्स होती होंगी, ठीक, वो पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूडेड मानी जाती थी, मतलब वो एक्सक्लूड रहती थी, नहीं उनके पास वोट का अधिकार रहता था, नहीं उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर की बच्चा, अगर हम लोग बात करें तो लिबरलिज्म एम्फेसाइज करता है गवर्नमेंट बाई कंसर्न, की भाई कोई भी सरकार हो, लोगों के द्वारा चुनी हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, एंड हो जाए ऑटोक्रेटिक रूल का, मतलब यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल इन द सेंस की मोनार्की सिस्टम एंड हो जाए, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस एंड हो जाए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, ठीक, ये होता है पॉलिटिकल स्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लोग इकोनॉमिक स्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बात करेंगे, तो एक न्यू मिडिल क्लास डिमांड करती है, जो न्यू मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास या इमर्जिंग क्लास या न्यू मिडिल क्लास ही बोल लो भाई, वो क्या डिमांड करती है कि भाई हमें मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में या हमें ट्रेड करने में, ठीक, फ्रीडम दे दो, और ये जितने भी आप रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करके रखे हो कैपिटल गुड्स के मूवमेंट पे, उसको हटा दो, ठीक है, और डिफरेंस इन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑफ गुड्स, ये लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फेयर में न्यू मिडिल क्लास लोगों की डिमांड थी, ठीक है। आगे देखो भाई, अब इसी के साथ साथ बच्चा पार्टी, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो इतना तो हम लोग को क्लियर आउट हो गया। आई होप बच्चा पार्टी आप लोग को इतनी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो चुकी होंगी। अगर कोई डाउट होता है बच्चा, तो आप लोग बेझिझक कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ यार कि आप लोग को किसी भी तरीके का डाउट वगैरह रेज हो, समझ रहे हो ना भाई लोग, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा। चलो भैया फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चा कि अब यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, इन 1834 में बच्चा 1834 में एक कस्टम यूनियन स्टार्ट होता है, या जुलेब्रिन बोल लो, फॉर्म होता है एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया, ठीक, पहले तो पर्शिया इसको फॉर्म करती है, ठीक, फिर साथ बाद में जर्मन स्टेट्स के लोग भी इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। इसमें क्या था बच्चा कि हम लोग को जितने भी ट्रेड पे बैरियर्स लगे रहते हैं, मतलब कि जितने भी बैरियर इन द सेंस की गुड्स के मूवमेंट पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं, वो एबॉलिश्ड हो जाए। करेंसी जो मतलब हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग करेंसीज चलेगी, तो उसको हटा के सिर्फ 2 करेंसी को रखो, ठीक, और नेटवर्क जो रेलवे नेटवर्क है उसको प्रोमोट करो, ठीक, जिससे कि ट्रेड करना और भी ज्यादा आसान हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे कस्टम यूनियन या जुलेब्रिन को फॉर्म करने का यही एम था। आगे की तरफ अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म की बात हो रही है। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 आया। कंजर्वेटिज्म बच्चा बात करें तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म में बच्चा ये होता है भाई कि ए न्यू कंजर्वेटिज्म। अब देखो बच्चा, यहां से क्या हो गया, कंजर्वेटिज्म का मतलब पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है बच्चा, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होती है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है जो कि लोगों को स्ट्रेस्ड करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, की भाई ट्रेडिशन
का कितना इंपॉर्टेंस है, एक कस्टम्स, एक इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना, प्रेफर करना ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, कि भाई ज्यादा डेवलपमेंट ना हो। मतलब कंजर्वेटिज्म में फुल ये है कि लोग नहीं चाहते हैं, कंजर्वेटिज्म के लोग, कि भाई उतना जल्दी जल्दी कोई भी क्विक चेंज हो। वो ये चाहते हैं कि भाई मोनार्की सिस्टम बिल्कुल सही है, मोनार्की सिस्टम रहे, लोगों को लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें नहीं पसंद है, मोनार्की सिस्टम चले। ठीक, अब बच्चा इसी की बात करें तो बच्चा देखो यहाँ से नेपोलियन जी चले जाते हैं, हटा दिया जाता है उन्हें यहाँ से। कैसे, देखो एक 4 देश रहते हैं, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। अब ये 4 देश के बीच में और नेपोलियन बोनापार्टे, इन दोनों लोगों के बीच में क्या होता है, इन 4 देशों के बीच में और नेपोलियन बोनापार्टे के बीच में एक बैटल होता है, जिसको कि हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इन चारों के बीच में ये बैटल होता है, मतलब इन 4 देशों के बीच में और नेपोलियन बोनापार्टे के बीच में, और नेपोलियन जी हार जाते हैं। ठीक, अब कंजर्वेटिव्स लोग आ जाते हैं। ठीक, अब वो क्या चाहते हैं कि जितना भी मोनार्की ने जितना भी नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए, उन सारे चेंजेस को हटाओ। ठीक, मतलब उन्हें चेंजेस नहीं पसंद थे, नेपोलियन ने जितने चेंजेस किए थे उसको हटाओ, हमें मोनार्की सिस्टम लाना है। उनको मोनार्की सिस्टम बहुत पसंद है भाई, किसको, कंजर्वेटिव्स को। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चा इसके पॉइंट्स को। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव्स यही चाहते थे कि भाई मोनार्की सिस्टम क्या हो जाए, मोनार्की, वेट, मोनार्की रिस्टोर्ड हो जाए। ठीक है भाई लोग, और क्या हो जाए, मोनार्की रिस्टोर्ड हो जाए, चर्च पावर रिस्टोर्ड हो जाए। ठीक है, सोशल हायरार्की आ जाए, सोशल हायरार्की फॉलो की जाए, मतलब रिस्टोर्ड हो जाए। ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल रीस्टार्ट हो जाए या रीस्टैब्लिश्ड हो जाए। तो ऑटोक्रेटिक रूल रीस्टैब्लिश्ड हो जाए। ठीक है, और अडॉप्टेड द सेंसरशिप। अब भाई नेपोलियन ने जितने चेंजेस किए थे, उन सारे चेंजेस में से एक चेंजेस को अनटच रखा गया। ठीक, और बाकी सारे चेंजेस कर दिए गए। ठीक, जैसे कि मोनार्की को रिस्टोर्ड कर दिया गया, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, चर्च पावर को रिस्टोर्ड कर दिया गया, सोशल हायरार्की वगैरह फॉलो की जाने लगी, मतलब सोशल हायरार्की भी रिस्टोर्ड हो गई, ऑटोक्रेटिक रूल को रीस्टैब्लिश कर दिया गया, सेंसरशिप को अडॉप्ट कर दिया गया। तो ये सारे कंजर्वेटिज्म में हुए थे अंडू नेपोलियन चेंजेस। ठीक, तो आई होप बच्चा यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आउट हो गए होंगे सारी चीजें। ठीक, अब देखो यहाँ पे होस्ट कर दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में आ गई, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के थ्रू। और इसमें क्या था बच्चा, कि जो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर्ड कर दिया गया टू पावर इन फ्रांस। जो सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप की गई थी अलोंग फ्रांस बॉर्डर में से, उसको वहीं पे रोक दिया गया ताकि फ्रांस का उतना ज्यादा एक्सपेंशन ना हो पाए। ठीक, मतलब फ्रांस उतना ज्यादा एक्सपेंड ना हो पाए, एक्सपेंशन ना हो पाए उसका। पर्शियन वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, पर्शिया को एक दे दिया गया इंपॉर्टेंट नए नए टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर पे। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो ये सारी चीजें ट्रीटी ऑफ वियना में हुई। ठीक, और इसको होस्ट किसने किया था बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्टेड ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया गया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के थ्रू। ठीक, और ट्रीटी ऑफ वियना कब आई थी, तो 1815 में ही आई थी। ठीक, और बच्चा एक और चीज, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, ठीक, पढ़ते आ रहे हो भाई 6th क्लास से, तो हिस्ट्री में द डेट्स, द नेम्स ऑफ एंड एवरी इंसिडेंस, जो भी जिस डेट पे हुई रहती है वो इंसिडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक, तो डेट्स वगैरह याद करते चलना बच्चों, और नाम
लोगों के याद करते चलना। ठीक है, आगे की तरफ देखो भाई, आगे क्या बोल रहा है कि पर्शिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन, मतलब कि भाई जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उसको तो भाई उन लोगों ने अंडू कर दिया, लेकिन सिर्फ एक चेंजेस थे जिन्होंने उन लोगों ने नेपोलियन के चेंजेस को चेंज नहीं किया, वो क्या था, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो कि सेट हुआ था नेपोलियन, उसको रिमेन अनटच्ड करके छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखो, रिवॉल्यूशनरीज की बच्चा यहाँ पे बात हो रही है, मतलब बहुत सारे लिबरल नेशनलिज्म लोग थे, वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे कंजर्वेटिज्म आने से। ठीक, मतलब मोनार्की आने से। अब भाई कंजर्वेटिज्म में क्या था, कंजर्वेटिव्स को क्या पसंद था, मोनार्की सिस्टम पसंद था। ठीक, आफ्टर 1815 लिबरल नेशनलिज्म, मतलब जो नेशनलिज्म के पीछे भाग रहे थे, मतलब जैसे कि न्यू मिडिल क्लास, वो क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड होके सीक्रेट ग्रुप्स को फॉर्म करने लगे मोनार्की या ऑटोक्रेटिक रूल को अपोज करने के लिए, एंड करने के लिए, और उनको फ्रीडम चाहने लगा। ठीक, आगे देखो भाई, गुजीपी मजीनी के बारे में पढ़ना, और भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी यहाँ से क्वेश्चंस हैं, गुजीपी मजीनी पे नोट्स लिखो। ठीक, तो गुजीपी मजीनी बच्चा बॉर्न हुए थे गेनोवा में 1807 में। डेट याद रखना भाई, कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, याद रखना बच्चा। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे बच्चा, और ये मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के और कार्बोनरी के। ठीक, और जिन्होंने फाउंडर थे दो सीक्रेट सोसाइटीज के, पहला तो यंग इटली जो कि मर्शलीज में है, और दूसरा यंग यूरोप जो कि बर्न। ठीक, तो ये सारी चीजें आप 4 पॉइंट्स भी याद रखोगे तो इट इज एनफ। आगे चलते हैं बच्चा, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन आया 1830 से लेके 1848 तक। ठीक, ये फर्स्ट अपीवल था जो कि टुक प्लेस हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में। ठीक है, जो बर्बन डायनेस्टी के लोग थे, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बात की जा रही है, बर्बन डायनेस्टी की बात की जा रही है, जो बर्बन डायनेस्टी के लोग थे उनके पावर को रिस्टोर्ड कर दिया गया कंजर्वेटिव्स के थ्रू 1815 में, वे आर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, और जितने भी लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो कि लीड की जा रही थी लुइस फिलिप के थ्रू। ठीक है, अब भाई यहाँ पे ड्यूक मेटरनिक जी को देख रहे हो, अब यहाँ पे ड्यूक मेटरनिक जी ने एक बात बोली। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि ड्यूक मेटरनिक जी ने एक बात बोली। ठीक, किस चीज पे, गुजीपी मजीनी के बाद, कि भाई जो सॉरी वेट, देखो अभी एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग भूल गए, जो ड्यूक मेटरनिक है ना, उन्होंने क्या बोला बच्चा, उन्होंने बोला कि भाई ये जो बंदा है ना, कौन, गुजीपी मजीनी, ये भाई मोनार्की का बहुत बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात किसने बोली, ड्यूक मेटरनिक ने बोली। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा हम लोग, देखो जो एज ऑफ रिवॉल्यूशनर्स है, मतलब यहाँ पे सॉरी वेट, ड्यूक मेटरनिक ने यहाँ पे क्या बोला बच्चा, ड्यूक मेटरनिक ने बोला कि जैसे ही फ्रांस में कुछ भी, देखो क्या बोला, व्हेन फ्रांस नीसेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कितनी अच्छी बात बोली है यार, मतलब कि फ्रांस में कोई भी कुछ भी होगा तो वो सारी चीजें यूरोप में फैलना तो पक्का है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है बच्चा। ठीक, किसकी बात हो रही है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। यहाँ पे भाई इतना तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया बच्चा, इतने में किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ लेना कमेंट करके आप लोग। ठीक है, स्टॉप। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ जुलाई रिवॉल्यूशन। क्या स्टार्ट हुआ भाई, जुलाई रिवॉल्यूशन। देखो भाई मैं यहाँ पे बता देती हूँ, द जुलाई रिवॉल्यूशन। ठीक, ये किसके बीच में स्टार्ट हुआ, दो लोगों के बीच में स्टार्ट हुआ बच्चा। पहला तो हो गया फ्रांस में स्टार्ट हुआ, और बेल्जियम में। ठीक, फ्रांस में क्या हुआ, जितने भी बर्बन, बिस्किट की बात नहीं हो रही है, बर्बन किंग्स की बात हो रही है बच्चा। बर्बन किंग्स कॉर्नेटेड ओवर द वियना कांग्रेस of 1815 were overthrown by revolutionaries। मतलब अब इन लोग को क्या चाहिए भाई, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या मतलब, स्टैब्लिश करना चाहते थे यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक, तो ये दो पॉइंट्स हम लोग ने स्टडी किए जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में, कि बर्बर डायनेस्टी किंग्स कोरोनेटेड
over the Vienna Congress of 1850 we are overthrown by revolutionaries, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना चाहते थे, प्लस लुइस फिलिप को इंस्टॉल कर दिया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के तौर पे। ठीक है, अब भाई यही चीज बेल्जियम में स्टार्ट होगी। बेल्जियम को फ्रीडम चाहिए थी, क्या चाहिए थी भाई, फ्रीडम चाहिए थी बेल्जियम को। ठीक, जब बेल्जियम को फ्रीडम चाहिए थी बच्चा, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेल्जियम ने भी बहुत सारी चीजें की और उसे भी फ्रीडम मिला भाई। ठीक, लड़ाई वगैरह की, स्ट्रगल किया, तो उन्हें भी क्या मिला भाई, फ्रीडम मिला। ठीक, बेल्जियम ब्रोक अवे ठीक फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। ठीक, आगे की चलते हैं बच्चा। आगे यहाँ पे बात हो रही है भाई ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस की। ग्रीस बच्चा क्या था, ग्रीस had been part of the Ottoman Empire, वो पार्ट हो गया था ओटोमन एम्पायर का। ठीक, सिंस 15th सेंचुरी ग्रीक स्टार्ट किया था, मतलब ग्रीस जो था, ग्रीस बोल लो, तो इसलिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बोला जाता है। तो ग्रीस में बच्चा स्टार्ट किया गया था स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए ओटोमन एम्पायर से, क्योंकि ओटोमन एम्पायर उस पर रूल करता था, उसके कंट्रोल में आता था। ठीक, मतलब उसको कंट्रोल करता था। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया। ठीक, रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, जिससे कि ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज्ड हो गया। इससे पहले बच्चा बहुत सारे वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज के लोगों ने साथ दिया ग्रीस को इंडिपेंडेंट होने में, साथ साथ जितने भी पोएट्स आर्टिशियंस लोग थे, इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया ग्रीस को इंडिपेंडेंट होने में। ठीक, और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया, जिसमें कि ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज्ड हो गया। ठीक है भाई, आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा। आगे देखो, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स के बारे में बात करें तो रोमांटिकिज्म फीलिंग डिड नॉट ओरिजिनेट। रोमांटिकिज्म फीलिंग या रोमांटिक फीलिंग, मतलब रोमांटिक फीलिंग अदर सेंस में मत जाना, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बात हो रही है कल्चर की, तो भाई एक रोमांटिकिज्म फीलिंग कभी भी टेरिटरियल एक्सपेंशन के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू, वॉर के थ्रू ओरिजिनेट नहीं होती है, बल्कि उसमें कल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में, जैसे कि आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, जो कि हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में और नेशनलिस्ट फीलिंग को अच्छे तरीके से शेप देने में बच्चा। आगे देखो भाई, रोमांटिकिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि डेवलप करता है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, जैसे कि आर्ट्स, पोएट्रीज, स्टोरीज, म्यूजिक एक्सेट्रा। ठीक, अब भाई जॉन गॉटफ्राइड की बच्चे बात करते तो जॉन गॉटफ्राइड एक जर्मन फिलोसफर है। इन्होंने क्लेम किया कि भाई ये ट्रू है कि जर्मन कल्चर वाज बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जिसको कि हम लोग डार्क वोक कहते हैं, और कल्चर एक ट्रू स्पिरिट है नेशन का, जिसको कि हम लोग वोगिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, ऐसा ही बच्चा कुछ पोलैंड के केस में हुआ, which had been partitioned हो गया था at the end of 18th century by the great wars, रशिया, पर्शियन, ऑस्ट्रिया। ठीक, इसमें उन लोगों ने अपने चीजों को इम्पोज करके रख दिया था, लैंग्वेजेस वगैरह को। तो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वेर केप्ट अलाइव। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसके आगे के चीजें हम लोग, इसके आगे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी। इफ एनी डाउट बचा तो आप लोग कमेंट करे सिम करके मेरे से पूछ सकते हो। तो बच्चा हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा, बाय।